नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है। ये जो सीरीज चल रहा है ये मैनेजमेंट का पूरा सीरीज है। मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये चार्ट नंबर 24 है मैनेजमेंट का। इससे पहले चार्ट नंबर 23 तक अपलोडेड है, वो आप जरूर जाकर के देख करके आए। कैसे देखोगे? प्लेलिस्ट में जाना, मैनेजमेंट नाम का प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करना और एक एक करके सारा देख लेना, ठीक है। वहां पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा मैनेजमेंट को समझाया है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये थ्योरी को देखने से पहले आप 2 वीडियो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, इससे पहले चार्ट नंबर 22 और 23 ये आप देख करके आना, ठीक है। आज हम लोग थ्योरीज देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या क्या थ्योरीज है। 6 थ्योरी है, 6 थ्योरी को हम लोग आज देखेंगे। इससे सवाल आता भी है और आया भी है, ठीक है। तो हल्के में नहीं लेना है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो ये पहला चार्ट था जो डिस्कस किया हम लोगों ने। ये मैनेजमेंट का चार्ट नंबर 22 था, ठीक है। चार्ट नंबर 22 था। तो इसमें मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता ही क्या है, ठीक है। स्टेक होल्डर क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, चैलेंजेस, सब कुछ डिस्कस किया, वो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पिछला वीडियो में ही यानी कि चार्ट नंबर 23 में हम लोगों ने मैकेनिज्म देखा। चार्ट नंबर 23 में हम लोगों ने देखा मैकेनिज्म ऑफ इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंटरनल मैकेनिज्म क्या होता है और एक्सटर्नल मैकेनिज्म क्या होता है, दोनों देखें। और आज हम लोग देख रहे हैं ये थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें 6 थ्योरी है। देखने से लग रहा है कितना सारा लिखा हुआ है, लेकिन टेंशन नॉट, ये आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो खत्म होगा आपको सब समझ में आ जाएगा, समझे। ईजी है, सब ईजी है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सिर्फ टेंशन देने का दूसरे को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ये चीज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एजेंसी थ्योरी, ठीक है। एजेंसी थ्योरी या पहले रफ में समझते हैं, मजा आएगा तब। तो चलिए हम लोग देखते हैं एजेंसी थ्योरी। ये थ्योरी ना बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि हर जगह एजेंसी थ्योरी बोलते रहता है मैनेजमेंट में। इसीलिए एजेंसी थ्योरी को एक बार एग्जांपल समझ लेते हैं। हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं और ये भी बहुत ज्यादा हार्ड है नहीं, डिफिकल्ट है नहीं, ये छोटा सा बात है, समझे। लेकिन फिर भी इसको इतना जगह बात की जाता है, इसीलिए आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लो ताकि आपको ये चीज याद रह जाएगा, समझे। तो एजेंसी थ्योरी को याद करते हैं। एजेंसी थ्योरी को याद करने के लिए और ये हमेशा याद रखने के लिए अपने दिमाग का एक कोना पकड़िए और वहां पर लिख दीजिए एजेंसी थ्योरी का मतलब एजेंसी बनाने वाला थ्योरी, एजेंट बनाने वाला थ्योरी, एजेंट बनाने वाला थ्योरी, ठीक है। एजेंट बनाने वाला थ्योरी, एजेंट बनाने वाला थ्योरी, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अभी सुबह सुबह मैं एक लाइब्रेरी जाता हूँ और जहां पर मैं ये सारा वीडियो का काम करता हूँ, समझे। तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि बहुत सारा बच्चा लोग आता है, पढ़ाई करता है। वो लाइब्रेरी जो है ना, लाइब्रेरी का मालिक है पूटाराम, लाइब्रेरी का मालिक है पूटाराम, समझे। ये वो लाइब्रेरी का मालिक है, समझे। और ये लाइब्रेरी जो है इसका नाम है सिटी लाइब्रेरी। सिटी लाइब्रेरी कहाँ पर है? ये हमारे मोहल्ले में ही है, दुमका में है। दुमका कहाँ है? झारखंड में, समझे। तो ये झारखंड में है, ये जो लाइब्रेरी है झारखंड में है। पूटाराम जो है ना बिहार में रहता है, समझे। अब ये लाइब्रेरी को कैसे मैनेज करेगा? क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारा काम होता है, झाड़ू पोछा होता है, एसी ठीक करना होता है, टाइम पे एसी चलाना होता है, आइडेंटिटी कार्ड चेक करना होता है, हाँ। और बच्चा को कोई प्रॉब्लम आ गया कि नहीं वो देखना पड़ता है। लड़का और लड़की सब कोई काम करता है ना, तो लड़की को कोई परेशान ना कर रहा हो वो भी देखना पड़ता है, सिक्योरिटी देखना पड़ता है, पार्किंग देखना पड़ता है। अरे ये माथा खराब, बहुत सारा काम है, समझे। तो ये बिहार से तो बैठ कर नहीं कर सकेगा ना। तो ये क्या किया है, एक बच्चा को पकड़ा है, झारखंड का बच्चा को पकड़ा है जिसका नाम है अरविंद, समझे। तो ये अरविंद को पकड़ा है और अरविंद क्या करता है, इसको मैनेज करता है, इस लाइब्रेरी को मैनेज करता है, एडमिशन करता है, हाँ, सारा फिर पैसा कलेक्ट करता है, तो कलेक्शन करता है, सिक्योरिटी देखता है, समझे। फिर एसी वेसी खराब हो गया तो एसी का मेंटेनेंस करता है, सब काम यही करता है, पूरा लाइब्रेरी यही चलाता है। और इसके बदले में अरविंद को 200 रुपये मिलता है, समझे। और 200 रुपये मिलता है पर महीना, और उसको पढ़ने का भी मौका दिया गया है, वहां रहने का सब कुछ दिया है, समझे। एक्चुअली में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूटाराम जो है ये अरविंद को पकड़ा है और अरविंद से काम करवा रहा है, जबकि मालिक तो कौन है? पूटाराम है। तो पूटाराम प्रिंसिपल है, यही मालिक है। लाइब्रेरी का मालिक अलग है और लाइब्रेरी को मैनेज करने वाला अलग है। कंपनी में भी यही होता है, जानते हैं। कंपनी में मालिक कौन होता है? मालिक होता है शेयर होल्डर, समझे। और शेयर होल्डर किसको हायर करता है?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर मैनेजर को, जो कि मैनेज करता है, इसको मैनेज करता है, कंपनी को मैनेज करता है। जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी को मैनेज कर रहा था, वैसे कंपनी को मैनेज करता है। तो ये थ्योरी यही कहता है कि शेयर होल्डर जो होता है, जो कंपनी का मालिक है, हाँ, वो हायर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो मैनेजर को, समझे। अब मैनेजर का भी कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है, समझे। जैसे अरविंद का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, ये सोचता है कि हम क्या करें कि मेंटेनेंस का पैसा हम ले लें पुटाराम से 100 रुपया, और हम 10 रुपया में काम कर लें, और 90 रुपया हम अपना मार लें, अपना पैसा रख लें। हाँ, ये क्या सोचता है कि हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी है ना, तो सिक्योरिटी तो ठीक है, पार्किंग के लिए 10 रुपया चार्ज करने लगेंगे। तो अरविंद अपना फायदा खोज रहा है, अरविंद लालच आ गया है अरविंद में, और अरविंद अपना फायदा खोज रहा है। जानता है कि ओनर तो देखने नहीं आ रहा है, तो अरविंद अपना फायदा करने के लिए कुछ लालच इसका आ गया है, इसका सेल्फ इंटरेस्ट है कुछ, ठीक है। और पूटाराम सोच रहा है कि अरविंद को क्या है, हम पैसा दे रहे हैं, 200 रुपया भी क्यों दे रहे हैं, नहीं देंगे उसको, वो वहां पर पढ़ाई कर ले अपना, समझे। तो पूटाराम सोच रहा है कि हम अपना फायदा उठाएंगे खाली, समझे। तो इसका भी कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है, पूटाराम का कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, और अरविंद का भी सेल्फ इंटरेस्ट है। तो अरविंद ज्यादा लालच में आकर के, ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट को दिमाग में रख करके पूटाराम के साथ धोखा ना कर दे, इसीलिए पूटाराम क्या करता है कि देखो, हम कैमरा में सब कुछ देखते हैं अरविंद, हम कैमरा में सब कुछ देखते हैं, अगर तुम अच्छा काम करेगा तो तुमको रिवॉर्ड भी मिलेगा, और अगर तुम खराब काम करेगा तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा। तो अरविंद क्या करेगा, सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं पड़ेगा और अच्छा काम करेगा। उसी तरह से शेयर होल्डर क्या कहता है, शेयर होल्डर बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर, तुम लोग अच्छा काम करो, तुमको रिवॉर्ड भी मिलेगा और तुमको प्रमोशन भी मिलेगा, अदरवाइज तुमको पनिशमेंट मिलेगा। यही थ्योरी कहता है। थ्योरी क्या कहता है कि प्रिंसिपल जो है, यानी पुटाराम, पी से पुटाराम, पी से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो है ये एजेंट को हायर करता है, समझे, ये एजेंट को हायर करता है। यही है एजेंसी थ्योरी, ठीक है, यही एजेंसी थ्योरी है। एजेंसी थ्योरी का सिंपल मतलब है एजेंट बनाने वाला थ्योरी, समझे। आप लोग चार्ट में देख लेते हैं, चार्ट में देखिए, चार्ट में भी यही बात है, मैंने ड्राइंग बनाया है यहाँ पर, ऐड किया है कि प्रिंसिपल जो है, जो कंपनी के केस में शेयर होल्डर होता है, वो क्या करता है, हायर करता है एजेंट को हायर करता है, और एजेंट उसके लिए काम करता है। एजेंट का भी कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होता है, और प्रिंसिपल का भी कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होता है। ये सेल्फ इंटरेस्ट को कम करने के लिए हम लोग इसको रिवॉर्ड देते हैं या फिर पनिशमेंट देते हैं, ठीक है, सिंपल है, समझे। इसको पढ़ लेते हैं, ये थ्योरी क्या कहता है। ये थ्योरी कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंपनी हायर्स द एजेंट टू परफॉर्म वर्क, ठीक है। जो कंपनी का प्रिंसिपल है वो एजेंट को हायर करता है काम करने के लिए, समझे। प्रिंसिपल डेलीगेट द वर्क ऑफ रनिंग द बिजनेस टू डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स। प्रिंसिपल क्या काम करने के लिए बोलता है, क्या काम करने के लिए बोलता है, कंपनी चलाने के लिए बोलता है। तो प्रिंसिपल जो है वो कंपनी को चलाने के लिए बोलता है, कंपनी का बिजनेस को रन करने के लिए बोलता है, समझे। तो बोलता है शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट द एजेंट टू एक्ट एंड मेक डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए, ये जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, पूटाराम क्या सोचता है, पूटाराम सोचता है कि अरविंद और बच्चा लेकर के आएगा। हाँ, तो पूटाराम सोच रहा है कि अरविंद जो है मेरे लिए काम करेगा, ये और बच्चा लेकर के आएगा, ये और 1000 बच्चा ऐड करेगा, और जिससे हमारा प्रॉफिट होगा, समझे। पूटाराम सोच रहा है कि मेरा यहाँ पर काम देगा। पूटाराम क्या सोच रहा है कि अरविंद मेरे लिए काम करेगा। तो वही है, यहाँ पर शेयर होल्डर भी है, जो मालिक है, शेयर होल्डर यानी कि मालिक भी ये एक्सपेक्ट करता है कि जो एजेंट है, जिसको ये लोग पकड़ के लाया है, वो मेरे लिए काम करे, समझे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसके लिए काम करेगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एजेंट मेक डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। सबसे बड़ा चीज जो यहाँ मैटर करता है वो है कि ओनरशिप और कंट्रोल, ये दोनों दो हाथों में है। ओनरशिप किसके पास है, प्रिंसिपल के पास है। कंट्रोल किसके हाथ में है, एजेंट के हाथ में है। तो कम जो ओनरशिप होता है, कंट्रोल होता है, सेपरेट होता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा कि कौन सा थ्योरी है जो बोलता है कि ओनरशिप अलग होता है, कंट्रोल अलग होता है, तो आपको बताना पड़ेगा एजेंसी थ्योरी, क्योंकि यहाँ पर एजेंट बनाता है, एजेंसी मतलब एजेंट बनाने वाला थ्योरी, ठीक। तो ये थ्योरी आपने समझ लिया। अब देखते हैं स्टेवर्ड क्या है, स्टेवर्डशिप, स्टेवर्डशिप, समझे थ्योरी। अब स्टेवर्ड का क्या मतलब होता है, स्टेवर्ड का क्या मतलब होता है, यहां पर आप देखिए, ये यहाँ तो फोटो अच्छा से नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये रोहित शर्मा है, समझे, ये रोहित शर्मा है, क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है, और यहाँ पर देखिए ये लोग आदमी लोग
इसको बचा रहा है। तो ये लोग कौन है? ये सिक्योरिटी स्टेवर्ड है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है सेफ्टी स्टेवर्ड, यहाँ लिखा है सेफ्टी स्टेवर्ड, समझे। स्टेवर्ड का मतलब होता है रक्षक, स्टेवर्ड का क्या मतलब होता है? रक्षक, समझे। तो स्टेवर्ड का मतलब होता है रक्षक। तो आप अपने कंपनी में एक रक्षक को अपॉइंट करते हैं जो आपका कंपनी चलाता है, समझे। ये थ्योरी के हिसाब से यही कहा जाता है। तो स्टेवर्ड का मतलब हम लोग समझ गए रक्षक। तो जो ओनर है, जो शेयर होल्डर है, किसी कंपनी का जो शेयर होल्डर है, वो क्या अपना ट्रस्ट दिखा रहा है स्टेवर्ड पे, कि स्टेवर्ड जो है वो शेयर होल्डर का जो वेल्थ है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा और मैक्सिमाइज करेगा, समझे। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजर को क्या बना दिया गया है? स्टेवर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर को क्या बना दिया गया है? स्टेवर्ड, रक्षक। ये रक्षक क्या करता है? शेयर होल्डर का जो वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करता है और मैक्सिमाइज करता है। स्टेवर्ड को इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आता है कि हमको रक्षा करना है, हमको रक्षा करना है अपने मालिक का, तो वो रक्षा करता है और इसके बदले में शेयर होल्डर को प्रॉफिट होता है, रिटर्न होता है। तो ये थ्योरी को कहते हैं स्टेवर्ड थ्योरी। स्टेवर्ड थ्योरी क्या कहता है कि एक जो मालिक है वो स्टेवर्ड को अपना भरोसा देता है और स्टेवर्ड उसके बदले में उसका भरोसा को टूटने नहीं देता है, उसका वेल्थ जो है उसको प्रोटेक्ट करता है और मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। स्टेवर्ड थ्योरी ये कह लिया, समझे। स्टेवर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर स्टेवर्ड कौन है? कंपनी का एग्जीक्यूटिव है और मैनेजर्स है, समझे। ये लोग है जो कंपनी का रक्षा करता है, शेयर होल्डर का वेल्थ का रक्षा करता है। ये थ्योरी स्ट्रेस देता है पोजीशन ऑफ एम्प्लॉइज और एग्जीक्यूटिव्स टू ऑटोनोमसली वर्क। मान लीजिए कि एम्प्लॉय में आप 10 तरह का रिस्ट्रिक्शन डाल दिए जिससे कि एम्प्लॉय अच्छा से काम ही नहीं कर पा रहा है। अगर एम्प्लॉय अच्छा से काम ही नहीं कर पाएगा तो वो खाक आपका रक्षा करेगा। अगर आपको किसी को रक्षा करने का दायित्व दे रहे हैं, अगर आप इन लोगों को रक्षा करने का दायित्व दे रहे हैं तो आपको इन लोगों पे क्या उसको बोलते हैं, छोड़ देना होगा कि आप लोग जो करना है करो लेकिन रक्षा करो। देखिए, तो अगर मान लीजिए कि ये जो एक आदमी है, समझे, एक आदमी है वो रोहित शर्मा से गला मिलना चाहता है, तो ये स्टेवर्ड क्या करेगा? गला मिलने नहीं देगा, बोलेगा नो 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 नो, गला नहीं मिलना, गला नहीं मिलना है। तो रोहित शर्मा जाकर के अगर बोलने लगेगा छोड़ दो ना यार, गला मिलने दो ना यार, छोड़ दो, काहे कर रहा है, ऐसे मत मारो, उसको गला लेने दो, गला मिलने दो, तो वो गला मिलेगा और गोली मार देगा, ढिचकियां, समझे। तो ये रक्षा कर पाएगा? बताइए, रक्षा नहीं कर पाएगा। तो रक्षक को रक्षा करने के लिए उसको इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा। ये जो स्टेवर्ड है इसको इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा कि आप अपने मन से काम करो, अपने तरीके से काम करो। इसीलिए देखिए ये रोहित शर्मा अपना चल रहा है, हाँ, जैसे कुत्ता भौंके हजार और राजा चले बाजार, समझे, वही हो गया। तो यहाँ पर यही हो गया, हंसी आ जाता है हमको, ठीक है। स्टेवर्ड का मतलब क्या हो गया? रक्षक। तो ये जो थ्योरी है स्टेवर्ड्स थ्योरी, इसका क्या मतलब हो गया? रक्षक का थ्योरी। तो कंपनी का मालिक अपना वेल्थ को बचाने के लिए एक रक्षक को अपॉइंट करता है और रक्षक को इंडिपेंडेंस देता है, समझे। तो हु इज स्टेवर्ड? कंपनी एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर। और ये थ्योरी क्या कहता है कि जो एम्प्लॉय का पोजीशन है, जो स्टेवर्ड का पोजीशन है, ऐसा पोजीशन होना चाहिए कि वो ऑटोनोमसली यानी कि इंडिपेंडेंटली काम कर पाए, ठीक है। तो ये थ्योरी भी हम लोग समझ गए, स्टेवर्ड थ्योरी। अब स्टेक होल्डर्स थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी क्या होता है? ये थ्योरी कहता है कि एक फर्म जो है, एक कंपनी जो है, इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है या फिर मैनेजर होता है, समझे, इसका बहुत सारा दायित्व होता है। किस पे दायित्व होता है? इसको जो है इन्वेस्टर लोग को भी खुश करना है और उसका भी बात को सुनना है, गवर्नमेंट को भी खुश करना है, उसका भी बात को सुनना है, सप्लायर को भी खुश रखना है, सप्लायर का भी बात सुनना है, और ट्रेड एसोसिएशन को भी खुश रखना है, ट्रेड एसोसिएशन का भी बात सुनना है, एम्प्लॉइज का भी बात सुनना है, एम्प्लॉइज को भी खुश रखना है, कम्युनिटीज को भी खुश रखना है, कम्युनिटीज का भी बात सुनना है, ठीक है, कस्टमर को भी खुश रखना है और कस्टमर का भी बात सुनना है, पॉलिटिकल ग्रुप को भी खुश रखना है, पॉलिटिकल ग्रुप को बात भी सुनना है। मतलब समझ रहे हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर का कितना सारा दायित्व है, कितना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको सबके बारे में सोच करके काम करना है, समझे। तो इसको कहते हैं हम लोग स्टेक होल्डर थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी स्टेक होल्डर है, कंपनी का जो भी स्टेक होल्डर है, जिसको भी कंपनी का ग्रोथ से या फिर कंपनी का डूबने से फर्क पड़ता है, तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका बात सुनती भी है और उसको बात करती भी है।
उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी करती है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका है, ये फर्म का है। फर्म के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर का है। ये थ्योरी क्या कहता है, ये थ्योरी कहता है कि मैनेजर का अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स ब्रॉड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर। जितना सारे स्टेक होल्डर है उस सब के प्रति मैनेजर का या फिर मैनेजमेंट का कुछ दायित्व बनता है। मैनेजर हैव ए नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप टू सर्व लाइक सप्लायर्स, एम्प्लॉइज एंड बिजनेस पार्टनर्स। इसमें फोकस रहता है मैनेजर का डिसीजन मेकिंग में, कि मैनेजर किस तरह का डिसीजन लेता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरह का डिसीजन लेता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजर उसी तरह का डिसीजन लेगा जिसमें सबका फायदा हो, सारा स्टेक होल्डर का फायदा हो, गवर्नमेंट का फायदा हो, इन्वेस्टर का फायदा हो, पॉलिटिकल ग्रुप का फायदा हो, कस्टमर का फायदा हो, कम्युनिटी का फायदा हो, एम्प्लॉय का फायदा हो, ट्रेड एसोसिएशन का फायदा हो। तो फर्म में जो मैनेजर का डिसीजन होता है उस पर फोकस किया जाता है इस थ्योरी में। तो स्टेक होल्डर थ्योरी का क्या मतलब है, स्टेक होल्डर का फायदा कर दो। स्टेक होल्डर का फायदा कैसे होगा, मैनेजर का डिसीजन से, समझे। तो ये हो गया स्टेक होल्डर थ्योरी। अब अगला थ्योरी है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी कहता है कि अरे हाँ हाँ तो पॉलिटिकल थ्योरी कहता है कि पॉलिटिकल डिसीजन के वजह से हमारा कंपनी में रिसोर्सेस एलोकेट होता है। कंपनी में रिसोर्स किस तरह से एलोकेट होगा, कॉर्पोरेट पावर किस तरह से बनेगा, एम्प्लॉय लोग को किस तरह का प्रिविलेज मिलेगा और किस तरह से प्रॉफिट एलोकेट होगा, ये डिसीजन किस पे निर्भर करता है, पॉलिटिकल डिसीजन पर। मान लीजिए कि आज सरकार आकर के बोल देता है कि कंपनी को अपना शेयर होल्डर्स को 10% प्रॉफिट हर साल बांटना पड़ेगा। अगर ऐसा सरकार आकर बोल देता है, अगर मान लीजिए सरकार या फिर कंपनीज एक्ट में जैसा लिख देता है कि जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाता है, जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाता है, समझे, उस प्रॉफिट का 10% हर साल यानी कि एनुअली उसका शेयर होल्डर को बांटना पड़ेगा। शेयर होल्डर को बांटना पड़ेगा एज ए डिविडेंड। तो क्या होगा, कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट रहेगा ही नहीं, और ज्यादा प्रॉफिट रहेगा नहीं तो वो ठीक से रिसोर्स को एलोकेट नहीं कर पाएगा, समझे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पॉलिटिकल डिसीजन बना है कि इस बार जो भी एम्प्लॉय को आपको रखना है उसको कम से कम आपको 10 लाख का पैकेज देना पड़ेगा, समझे। मान लीजिए कि ऐसा पॉलिटिकल डिसीजन हुआ है, तो अब क्या होगा, कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा। कंपनी किस तरह से अपना रिसोर्स है, पैसा है, प्रॉफिट है, उसको किस तरह से एलोकेट करेगा, समझे। किसको फायदा देगा, किसको फायदा नहीं देगा, वो डिपेंड कर जाएगा। तो इसीलिए कहता है कि जो पॉलिटिकल डिसीजन है उसकी वजह से क्या होता है कि किस तरह से रिसोर्सेस एलोकेट किया जाएगा फर्म के अंदर, वो डिसाइड होता है। जैसे कि कॉर्पोरेट पावर, प्रॉफिट एलोकेशन, प्रिविलेज, समझे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जांपल है जिसमें कह रहा है कि पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया है कि अब से जो भी कंपनी वुमेन के लिए काम करेगा तो वुमेन को सिर्फ 6 बजे तक काम करा सकता है। वो दिन में आएगी 11 बजे, समझे, दिन में आएगी 11 बजे और घर जाएगी 6 बजे शाम में। 11 बजे से 6 बजे तक काम करेगी वुमेन। ऐसा पॉलिटिकल डिसीजन हो गया है। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को उसी तरह से मैनेज करना पड़ेगा। इसमें क्या हो गया, फायदा हो गया वुमेन का और नुकसान हो गया मैन का। मैन को ज्यादा देर काम करना पड़ेगा और वुमेन को कम देर काम करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से कंपनी में क्या क्या इंपैक्ट पड़ गया, देखें, कॉर्पोरेट पावर इंपैक्ट पड़ गया, प्रॉफिट एलोकेशन, प्रॉफिट मतलब इंपैक्ट पड़ गया, और प्रिविलेज में भी फर्क पड़ गया। पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से जो इंपैक्ट पड़ता है, इसीलिए कहते हैं इसको पॉलिटिकल थ्योरी। इस थ्योरी में दूसरा बात क्या कहता है वो देखते हैं। इट ब्रिंग्स द अप्रोच ऑफ डेवलपिंग वोटिंग सपोर्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स रादर देन एक्वायरिंग वोटिंग पावर थ्रू परचेसिंग वोटिंग पावर। ठीक है, इसमें कहता है कि मान लीजिए कि ये आर्यन है, ये चाहता है कि ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये जो है ये तेल का बिजनेस बंद कर दे, ठीक है, तेल का बिजनेस बंद कर दे। तो तेल का बिजनेस बंद कर देगा, कैसे बंद कर सकता है, जब डिसीजन जो है वो उसका ओनर लोग ले। तो ओनर मान लीजिए कि बहुत सारा ओनर है, ठीक है, तो सबका डिसीजन लगेगा तब ना रिलायंस अपना तेल का प्रोडक्शन बंद करेगा, अदरवाइज क्यों बंद करेगा। तो आर्यन क्या कर रहा है, सारा शेयर ये खुद खरीद ले रहा है। तो सारा शेयर अगर खुद खरीद लेगा तो इनडायरेक्टली यही मालिक हो जाएगा और ये बोलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को कि देखो मेरे पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है और हम वोट कर रहे हैं कि तेल का प्रोडक्शन बंद करो, तो तेल का प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। तो ये थ्योरी कहता है कि ऐसा मत करो,
आर्यन ऐसा मत करो। तो आर्यन बोलता क्या करेंगे तब, हमको अपना बात मनवाना था, ऐसे ही ना बात मनवाएंगे अपना सारा वोटिंग पावर खरीद लेंगे और हम तेल को बंद करवा देंगे। ये थ्योरी बोलता है कि ऐसा मत करो आर्यन, एक काम करो, तुम ये सारा शेयर मत खरीदो, तुम क्या खरीदो, तुम जो शेयर होल्डर्स है ना उसका तुम विश्वास जीत लो, शेयर होल्डर्स का विश्वास जीत लो और तुम अपना बात मनवा लो। तुम वोटिंग पावर खरीदो नहीं, वोटिंग को इन्फ्लुएंस कर दो। तो आर्यन क्या करेगा, पॉलिटिकल काम करेगा और वोटिंग को इन्फ्लुएंस कर लेगा। और वोटिंग को जब इन्फ्लुएंस कर लिया, सारा को बेवकूफ बना दिया, सारा को ब्रेन वॉश कर दिया, तो ये सारा को क्या बोलने लगा, जो आर्यन बोल रहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज तेल का बिजनेस बंद कर दो। तो क्या किया, तेल का इंडस्ट्रीज बंद करना पड़ा। तो यहाँ पर कहता है कि वोटिंग पावर को खरीदो नहीं, वोटिंग पावर को इन्फ्लुएंस कर लो। तो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, पॉलिटिक्स का बात होगा। ये समझ गए, पॉलिटिकल थ्योरी भी हो गया। अब रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी, ये थ्योरी कहता है कि रिसोर्स के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे और मैनेजर पे। इट स्टेट्स दैट डायरेक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग इसेंशियल रिसोर्सेज टू एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू देयर लिंकेजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। देखिए, इस थ्योरी के हिसाब से कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, ये रिसोर्सेस देगा, किसको देगा, इंप्लॉइज को, वर्कर को, ठीक है। ये रिसोर्सेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां से लाएगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लाएगा, जहां से इसका कांटेक्ट होगा वहां से लेकर के आएगा। तो अपना कांटेक्ट से सारा रिसोर्सेस लेके आएगा, स्किल लेकर के आएगा, समझे। तो रिसोर्सेस में कौन कौन सा रिसोर्सेस आ जाता है, रिसोर्सेस में आ गया पैसा, समझे, कांटेक्ट, समझे, उसके बाद स्किल्स। मान लीजिए कि कंपनी को अभी स्किल चाहिए एआई का, तो एआई का स्किल चाहिए अभी कंपनी को। एआई का स्किल अगर कंपनी के पास रहेगा ना तो कंपनी बहुत ग्रो करेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये जिम्मेदारी है कि ये एआई का स्किल को वो सीखे और अपना एम्प्लॉय को सिखाए, समझे। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये एआई सीखेगा पहले और एम्प्लॉय को फिर सिखाएगा, वर्कर को सिखाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि अभी कंप्यूटर का नया सुपर कंप्यूटर आया है जो भयंकर भयंकर काम कर दे रहा है, ये स्किल है, ये स्किल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खींचेगा या कहीं से लेकर के आएगा और एम्प्लॉय को सिखाएगा। मान लीजिए कोई टीचर को ढूंढेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टीचर को ढूंढेगा और टीचर को बोलेगा कि आओ टीचर, तुम मेरा एम्प्लॉय को सिखा दो, मेरा वर्कर को सिखा दो। तो एम्प्लॉय और वर्कर जाके सीख नहीं रहा है, इसको सिखाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिसोर्सेज लेके आया जा रहा है। मान लीजिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मान लीजिए कि एक कंपनी को ग्रो करने के लिए सप्लायर चाहिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सप्लायर ढूंढ के लाया है और ये सप्लायर ढूंढ करके लाया है और इसका कांटेक्ट करा दिया है एम्प्लॉय के साथ। और एम्प्लॉय को बोल रहा है देखो एम्प्लॉय, ये सप्लायर को हम ढूंढ के लाए हैं, इससे ही तुम सारा रॉ मटेरियल खरीद लेना, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो सप्लायर को ढूंढना है, ये कौन ढूंढा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ढूंढा, एम्प्लॉय ने ढूंढा। एम्प्लॉय की ढूंढेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ढूंढेगा। तो ये जो रिसोर्स के लिए डिपेंडेंसी हो रहा है, ये रिसोर्स कौन लाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाएगा। तो ये जो डिपेंडेंसी हो रहा है रिसोर्स के लिए, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे हो रहा है, इसीलिए कहते हैं इसको रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक। आखिरी थ्योरी है, अब हम लोग देखेंगे आखिरी थ्योरी क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार से कहता है कि अगर आपको ज्यादा खर्चा लगता है तो आप इन हाउस कोई चीज सामान बना लीजिए और कोई सामान को खरीदने में आपको कम खर्चा लगता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से कहता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जहां कम लगे वही काम करना चाहिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जहां ज्यादा लगे वहां पर काम नहीं करना चाहिए। तो कहता है कि अगर कोई सामान बनाने के लिए घर में आप बना लेंगे तो आप कम खर्चा लगेगा तो आप घर में बनाइए, और अगर आप आउटसोर्स करने में आपको कम खर्चा लग रहा है तो आप आउटसोर्स करिए। ये थ्योरी यही कहता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप बनाते हैं केक, मान लीजिए कि आप बनाते हैं केक, तो केक के लिए क्या चाहिए, केक के लिए अंडा चाहिए बहुत मात्रा में। तो आप क्या सोच रहे हैं कि केक तो अभी हम आउटसोर्स करते हैं, केक अभी हम आउटसोर्स करते हैं, ठीक है, जिसमें हमको खर्चा लग रहा है, कितना खर्चा लग रहा है, 35,000 रुपया। तो आप सोच रहे हैं कि क्या यार हम अंडा के लिए आउटसोर्स कर रहे हैं, क्या हम अंडा को अपना ही फार्म में बना सकते हैं, हम एक मुर्गी फार्म खरीद लेते हैं और वहीं काम करेंगे, एक मुर्गी फार्म खरीद लेते हैं। अब मुर्गी फार्म में मेरा खर्चा तो 20,000 लगेगा। तो देखिए, अगर अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम, अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, जो आप मार्केट में आउटसोर्स करते हैं ना उसको ही हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आउटसोर्स किए हैं उसके बदले में आप कुछ खर्चा दे रहे होंगे, तो 35,000 जो है वो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट है।
तो अगर आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा है तो आप घर में ही बना लीजिए ना, अपना मुर्गी फार्म खोल लीजिए। और अगर आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है, अगर मान लीजिए कि आपको आउटसोर्स करने में मात्र 25,000 लग रहा है, मात्र 15,000 लग रहा है, आउटसोर्स करने में 15,000 लग रहा है और मुर्गी फार्म बनाइएगा तो वहाँ 20,000 लगेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पर कम है, तो जहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है आप तो वही ना चूज करिएगा, आप आउटसोर्स ही करिए फिर आप मुर्गी फार्म अपना मत खोलिए, समझे। तो यहाँ पर इस थ्योरी में कहता है कि आप जो है अपना ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन करते हैं, अपना घर के अंदर भी ट्रांजैक्शन करते हैं और मार्केट में भी ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर मार्केट में ट्रांजैक्शन का कॉस्ट हाई है, अगर मार्केट में ट्रांजैक्शन का कॉस्ट हाई है तो आप घर में करिए, अगर मार्केट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है तो आप मार्केट से ही सामान ले लीजिए, घर में मत करिए। ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर कहता है कि कंपनी हैज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद इन कंपनी इटसेल्फ और विद मार्केट। कंपनी के पास बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी के अंदर भी और कंपनी के बाहर भी, ठीक है। कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल पार्टी इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एक्सटर्नल पार्टी में जो कॉस्ट लगता है उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट विद मार्केट इज हायर, अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई हो जाएगा तो कंपनी ट्रांजैक्शन खुद ही कर लेगा, और अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम रहा, जैसे यहाँ पर है 15,000 है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है, तो वहां पर क्या करेगा कि कंपनी ट्रांजैक्शन करेगा मार्केट के साथ ही, समझे। तो आई होप ये वाला चीज आपको समझ में आया हो। इसमें यही है कि आउटसोर्स करना है, दूसरे से काम करवाना है या खुद ही काम कर लेना है। दूसरे से काम तब करवाएंगे जब दूसरे का काम सस्ता हो, अगर दूसरे का काम महंगा है तो खुद ही काम कर लेंगे। ये थ्योरी यही कहता है, सिंपल थ्योरी है, ठीक है। अब हम लोग इसको वापस से थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला थ्योरी में हम लोगों ने देखा एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी का मतलब क्या होता है, हम लोग एजेंट बनाते हैं और एजेंट से काम करवाते हैं। एजेंट जो होता है कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता है, कंपनी के लिए काम करता है, उसके बदले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम लोग पैसा देते हैं। ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो कंपनी का ओनर है, कंपनी का प्रिंसिपल है, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी का जो एजेंट है, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो अपने मालिक के लिए काम करेगा, समझे। एजेंसी थ्योरी में सबसे बड़ा फीचर है कि कंट्रोल और ओनरशिप दोनों अलग अलग है। स्टेवर्डशिप थ्योरी का मतलब क्या होता है, स्टेवर्ड का मतलब होता है रक्षक। तो जो कंपनी का शेयर होल्डर है, कंपनी का मालिक है, वो एक रक्षक को पकड़ता है और उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, उस पर ट्रस्ट दिखाता है कि ए रक्षक भाई तू मेरा रक्षा करना, मेरा वेल्थ का रक्षा करना। तो शेयर होल्डर एक रक्षक को चुनता है, जो रक्षक उसका वेल्थ को, यानी कि शेयर होल्डर का वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और मैक्सिमाइज करता है। रक्षक को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से पहले रक्षक को इंडिपेंडेंस तो देना पड़ेगा। तो इसीलिए थ्योरी कहता है कि हम लोगों को एम्प्लॉइज को या एग्जीक्यूटिव को, जो हमारा रक्षक है, रक्षक कौन है, एम्प्लॉइज और एग्जीक्यूटिव, तो जो हमारा एम्प्लॉइज और एग्जीक्यूटिव है, जो हमारा रक्षा करता है, उसको हम लोग को इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा काम करने के लिए। अब है स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी में कहा जाता है कि कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजर है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हर स्टेक होल्डर को वो खुश रखे। स्टेक होल्डर का मतलब वो होता है जिसको कंपनी का ग्रोथ या कंपनी का डिक्लाइन से फर्क पड़ता हो। जैसे कि स्टेक होल्डर में कौन कौन हो गया, सप्लायर हो गया, क्रेडिटर हो गया, कस्टमर हो गया, हाँ, उसके बाद गवर्नमेंट हो गया, एम्प्लॉइज हो गया। तो इन लोगों के बारे में वो सुनेगा भी और इन लोगों को सर्व भी करेगा। पॉलिटिकल थ्योरी फिर हम लोग देखें, पॉलिटिकल थ्योरी में देखें कि किस तरह से पॉलिटिकल डिसीजन रिसोर्सेज पे इंपैक्ट करता है, कि रिसोर्सेज किस तरह से यूज किया जाएगा किसी कंपनी में। पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, कि कॉर्पोरेट पावर किस तरह से होगा, कॉर्पोरेट का प्रॉफिट एलोकेशन कैसे होगा, और कॉर्पोरेट में प्रिविलेज किस तरह से बटा हुआ रहेगा, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी एक और बात कहा था कि हम लोगों को वोटिंग पावर खरीदना नहीं चाहिए, वोटिंग पावर को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, ठीक है। रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी कहता था कि डायरेक्टर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिसोर्स अवेलेबल करवाएगा अपने एम्प्लॉयज को और अपने वर्कर को, और डायरेक्टर किस तरह से रिसोर्स को एक्सेस दिलवाएगा, रिसोर्स को अवेलेबल करवाएगा, बाहर से इकट्ठा करके। तो बाहर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाएगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही एम्प्लॉयज को, वर्कर को ये इंफॉर्मेशन देगा। अगर कोई स्किल जरूरत है कंपनी के लिए तो वो स्किल पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीखेगा और फिर वो सिखाएगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीखना नहीं चाहता है तो वो टीचर को मंगाएगा और टीचर सिखाएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे ही, जो डायरेक्टर्स है उसी पर रिसोर्स का डिपेंडेंसी रहता है। फिर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी, अगर आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट मार्केट में ज्यादा पड़ रहा है तो आप घर में ही बना लो, अपने कंपनी में ही बना लो कोई भी सामान,
अगर कोई भी सामान के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको मार्केट से ज्यादा लग रहा है तो वो चीज आप कंपनी के अंदर ही बना लो ना भाई। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। ठीक है, तो 6 थ्योरी है। एजेंसी थ्योरी, जिसमें आप एजेंट को हायर करते हो, एजेंट आपके लिए काम करता है, उसके बदले में एजेंट कुछ पैसा मांगता है या फिर कुछ रिवॉर्ड मांगता है। स्टेवर्डशिप थ्योरी, मतलब इसमें रक्षक है जो आपका रक्षा करता है, आपका प्रॉफिट का रक्षा करता है। ठीक है। तीसरा स्टेक होल्डर थ्योरी, इसमें जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जो भी स्टेक होल्डर्स है उनके प्रति। फिर चौथा है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो इम्पैक्ट डालता है कंपनी के पावर पे, कंपनी के प्रॉफिट पे और कंपनी के प्रिविलेज पे। और पॉलिटिकल थ्योरी ये भी कहता है कि किस तरह से हम लोग को वोटिंग पावर खरीदना नहीं चाहिए, वोटिंग पावर का इन्फ्लुएंस कर लेना चाहिए। रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी कहता है कि किस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे ही डिपेंडेंट होता है सारा कंपनी का एम्प्लॉइज और वर्कर्स कुछ भी रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज जैसे कि स्किल्स, इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू सप्लायर्स, बायर्स, समझे। और आखिर है ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। अगर कंपनी को मार्केट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा लग रहा है तो वो काम वो कंपनी के अंदर ही कर लेगा, और अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लग रहा है तो वो काम वो कंपनी के अंदर नहीं करेगा, बाहरी से ही आउटसोर्स करा लेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको समराइज कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। लाइक आप जरूर कर दें क्योंकि आपका लाइक का मुझे बहुत जरूरत है। ठीक है, तो अब हम लोग विदा लेंगे आपसे। आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपका कमेंट से ही मेरा पूरा दिन बन जाता है। मैं दिन रात आपका कमेंट को निहारते रहता हूँ। ठीक है, मेरा मेहनत का फल आप एक कमेंट से चुकता कर सकते हैं। आप एक कमेंट जरूर करें। ठीक है, शेयर आप जरूर कर सकते हैं मेरे वीडियो को। सब्सक्राइब आप मेरे चैनल को जरूर कर लें, क्योंकि आप अगर आरबीआई ग्रेड बी का एस्पायरेंट है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा आगे। पीआईबी का वीडियो लेकर के आऊंगा मैं, जीए मिसलेनियस को कवर कराऊंगा मैं, और अभी पूरा मैनेजमेंट को कवर कर रहा हूँ। बहुत सारे स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस भी आने वाले हैं। बहुत फायदे में रहोगे अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो। जो भी नोट्स है मेरा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, कुमार आर्यन टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको कोई डाउट फेस होता है या फिर पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी में जाकर के मुझे डीएम कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली कमेंट करो, मैं वहीं पर आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो आप बिना किसी देरी के इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहूंगा। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।